Hello class 11, welcome to the second lecture of thermodynamics. Okay, students, today we will discuss work expansion, compression and isothermal work expansion, etc. Okay, first of all, work. स्टूडेंट्स, एनर्जी हमारी टू टाइप से एक्सचेंज होती है। फर्स्ट टाइप्स होता है आपका वर्क, एक हम वर्क करके एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकंड है हमारा हीट। जो आपका वर्क होता है वो आपका मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक। और जो आपकी हीट होती है वो आपकी नॉन मैकेनिकल होती है। और हीट का जो एक्सचेंज होता है वो कब होता है, जब आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ओके, तो यानी कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में बोलें तो वर्क क्या है आपका, मैकेनिकल मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज वर्क। ओके स्टूडेंट, एंड वर्क इज इक्वल टू आपका होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, हम वर्क को और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक दैट अगर हमें इलेक्ट्रिकल वर्क देखना है तो इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल होता है आपके Q इंटू वी के, यानी कि चार्ज इंटू वेलोसिटी के। अगर हमें ग्रेविटेशनल वर्क देखना है तो ग्रेविटेशनल वर्क इक्वल होता है mgh के। अगर हमें स्प्रिंग वर्क देखना है तो स्प्रिंग वर्क इक्वल होता है हाफ kx स्क्वायर के। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क या स्प्रिंग वर्क की बात नहीं करनी है, हमें मैकेनिकल वर्क को एक्सप्लेन करना है। ओके, देन मैकेनिकल वर्क इज इक्वल टू होता है आपका माइनस PEX डेल्टा वी के। हेयर PEX एक्सटर्नल प्रेशर, डेल्टा बी चेंज इन वॉल्यूम। ओके, देन W इज इक्वल टू माइनस PEX डेल्टा वी के। अब यहाँ हमने निगेटिव क्यों लगाया, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि W इज इक्वल टू इनकी मैकेनिकल वर्क इक्वल होता है माइनस PEX डेल्टा वी के। यहाँ पर एक निगेटिव का साइन ये भी इंडिकेट करता है, फिलहाल तो आप अभी आगे पढ़ेंगे कि जो माइनस होता है वो अगर वर्क एक्सपेंशन की टर्म्स में होता है, अगर वर्क एक्सपेंशन की टर्म में होता है तो वो निगेटिव में आता है, और अगर वर्क आपका कंप्रेशन की फॉर्म में होगा तो वो पॉजिटिव में आएगा। व्हेन गैस एक्सपेंड तो डेल्टा वी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर गैस एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड का मतलब होता है कि वॉल्यूम का इंक्रीज़ कर जाना, और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो वो तो पॉजिटिव में आएगा ही। यानी कि V1 वॉल्यूम आपका थोड़ा सा कम था और जब आपका वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो वो कितना हो गया, आपका V2 हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया। तो आपकी जो V की वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो आपका पॉजिटिव में आएगा। जब V आपका पॉजिटिव में आएगा तो W आपका निगेटिव हो जाता है। ओके, ये होता है वर्क डन बाय गैस, यानी कि वर्क एक्सपेंशन जो होता है या ये जो वर्क एक्सपेंशन होता है वो आपका वर्क डन बाय गैस होता है। सेकेंड है आपका व्हेन गैस कंप्रेस्ड, जब गैस कंप्रेस्ड हो, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाए, उसका निगेटिव में पहुंच जाए, यानी कि घट जाए, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आपका किस में आएगा, निगेटिव में। और उस कंडीशन में W जो है वो आपका पॉजिटिव में आता है। ओके, और जब आपका W पॉजिटिव में आता है तो ये वर्क डन ऑन द गैस होता है, यानी कि लाइक दैट यहाँ पर आप एक डायग्राम शो किया गया है, देखिए कि अगर हम ऊपर से यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर को हम लगाते हैं, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो गैस के, ये जो PG है आपका वो प्रेशर ऑफ गैस है जो कि आपकी सिस्टम में भरी हुई है, और ऊपर जो है ये पिस्टन के ऊपर जो आपका यहाँ PEX लिखा गया है ये एक्सटर्नल प्रेशर है। अगर हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं, यानी कि ऊपर से फोर्स लगाने का मतलब है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। जब हम सिस्टम पर वर्क करते हैं तो सिस्टम में प्रेजेंट गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा तो यानी कि आपका जो W है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। और जब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, यानी कि सिस्टम में प्रेजेंट खुद गैस कर रही है, तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, तो उस कंडीशन में वर्क आपका निगेटिव में आता है। ओके, नेक्स्ट है, अब हमें क्या है कि ये प्रूव करना है कि W इज इक्वल टू माइनस PEX डेल्टा वी, ये कैसे आया, ठीक है, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक सिस्टम है, उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर है PG। यहाँ पर ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, इसका ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो है P एक्सटर्नल PXT।
ठीक है। जब हम प्रेशर लगाते हैं बाहर से, यानी कि जब कोई प्रेशर एक्सटर्नल होता है तो फोर्स तो ज़रूर लगेगा। तो ये आपका फोर्स है, ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, आपका एरिया है, ठीक है, सिस्टम का एरिया है, ओके। अब इस कंडीशन में क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर पीजी जो गैस है और फोर्स लग रहा है, प्रेशर एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। हम प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और हम कम कैसे करेंगे कि उस पर हम फोर्स ना लगाएं। जब हम ऊपर दबाव बनाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो खुद ही ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर हम उस पर थोड़ा सा फोर्स हटा लें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है तो गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में सिस्टम में प्रेजेंट अंदर की गैस वर्क करने लगती है, और जब ये वर्क करती है तो जो वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, और वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ करा, पहले वॉल्यूम आपका ये था, अब वॉल्यूम आपका इतना इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओके। और इस कंडीशन में क्या हुआ, गैस जो है वो आपकी एक्सपेंड कर गई। एक्सपेंड कब करी, जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका स्मॉलर हो गया, किससे, प्रेशर ऑफ गैस के। अब देखिए यहाँ पर वर्क डन को हम कैसे निकाल सकते हैं। वर्क डन इक्वल होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट के। ये माइनस कैसे आया अभी बताएंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू किसके होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट के। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, फोर्स की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे। पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर F के आगे निगेटिव क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट देखो नीचे की तरफ हम एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस वाली कंडीशन में देखिए, वर्क एक्सपेंशन वाली में, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। चाहे हम फोर्स कम लगा रहे हैं या ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर वर्क तो नीचे की तरफ कर रहा है, लग तो नीचे की तरफ रहा है ना। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो जो वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की साइड में हो रहा है। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो आपका यहाँ पर जो वर्क है वो हमेशा निगेटिव में आता है, ठीक है। अब ये F की वैल्यू PA कैसे आई। P इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन A, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, F इज इक्वल टू हो गया PA। तो यहाँ पर हम F की जगह क्या रख सकते हैं, PA। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ था तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, डेल्टा एक्स। तो हमने क्या रख दिया, ये PA इंटू डेल्टा एक्स, ओके। अब ये W इज इक्वल टू माइनस PEXT, क्योंकि ये P क्या है, एक्सटर्नल वाला हमने लिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सफिक्स में PXT लिख दिया, ओके। ये डेल्टा V कहाँ से आया स्टूडेंट, जो आपका गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है आपका लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो और लेंथ और ब्रेथ तो हो गया आपका डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उतनी ही हाइट आप ले लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम तो इन तीनों के इक्वल होता ही है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू एच किसके इक्वल हो गया, डेल्टा वी के। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये आपका प्रूव हो गया। ये किस कंडीशन में है, व्हेन गैस इज एक्सपेंड, यानी कि एक्सपेंशन की फॉर्म में है, ठीक है। दिस इज ए वर्क डन बाय गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है, ये एक वर्क डन है जो कि गैसेस द्वारा किया गया है, ये गैसेस सिस्टम द्वारा किया गया है एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर उस कंडीशन में आपका कांस्टेंट हो गया। जब गैस एक्सपेंड कर रही है तो जितना पिस्टन ऊपर उठना था उठ गया, जितना एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ करना था उतना डिक्रीज़ हो गया। अब जितना बढ़ेगा वो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने फोर्स को थोड़ा सा कम करके या प्रेशर को थोड़ा सा डाउन करके अब हमने इसको कांस्टेंट कर दिया। उसके बाद तो जब जितना वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ करना है उतना इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर फिर अपना कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है आपका दिस इज ए फोर्स वर्क डन बाय गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, ए गैस एक्सपेंड बाय 0.5 लीटर अगेंस्ट ऑन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, कैलकुलेट द वर्क डन। हमें वर्क डन निकालना है, और उन्होंने इस क्वेश्चन में ये कहा एक गैस एक्सपेंड हो रही है, तो एक्सपेंशन की फॉर्म में यही है। अब स्टूडेंट अगर ऊपर की वाले फॉर्मूले में अगर वर्क कंप्रेशन आ जाए, एक्सपेंड की जगह क्या आ जाए, कंप्रेशन, तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लिखना है। बस ये जो आपका W इज इक्वल टू निगेटिव
पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आया है ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। क्यों होगा पॉजिटिव में? क्योंकि उस समय जो आपका वी है यानी कि डेल्टा वी है वो आपका निगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन की फॉर्म में आपको निगेटिव लगाना है और कंप्रेशन की फॉर्म में आपको पॉजिटिव लगाना है। ओके, तो यहाँ पर आप एक्सपेंड पूछा है तो फॉर्मूला लगाइए W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है उन्होंने? एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 1 ATM, तो हमने यहाँ पर 1 ATM लिख दिया। ठीक है, कितनी एक्सपेंड हो रही है, कितना हो रहा है एक्सपेंशन? एक्सपेंशन हो रहा है 0.5 लीटर, तो ये आपका आ गया W इज इक्वल टू माइनस 0.5 ATM लीटर। लेकिन वर्क डन कभी भी जो है वो ATM लीटर में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस ATM लीटर को आप 101.3 जूल से मल्टीप्लाई करके वर्क को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्क डन बाय ए गैस एट वेरिएबल प्रेशर। जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी वो हमने एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर पढ़ी, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? वर्क डन बाय ए गैस एट ए वेरिएबल प्रेशर। ठीक है, यानी कि प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट ना हो तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? देखिए, ये ग्राफ दिया गया है, किसके बीच में है? ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है, वॉल्यूम चेंज के बीच में। अब यहाँ क्या है कि कंटिन्यू प्रेशर कभी आपका घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो आपका ये इस टाइप का कर्व हमें मिला। इसमें हमें क्या करना है? वर्क डन निकालना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि प्रेशर जो है वो कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़, कभी इंक्रीज़, कभी डिक्रीज़, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम पीरियड तो ऐसा होगा कि जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा, कुछ तो होगा, चाहे वो छोटा सा ही है, स्मॉल ही टाइम पीरियड क्यों ना हो। तो हम जैसे मान लीजिए ये कर्व दिया गया है, यहाँ पर ये एक स्टेट में है, फिर ये ऊपर हुआ और फिर ये इस तरह से ऊपर हुआ, तो हमने ये इतना पोर्शन ले लिया। ठीक है, इतने पोर्शन में क्या है कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, और इतने टाइम में, जितने टाइम में प्रेशर आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ले लीजिए। तो वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है, छोटा सा चेंज। तो छोटे से चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं? DV से। ठीक है, तो ये हमने एक स्ट्रिप काट ली, पूरी इतना एरिया हमने ले लिया। अब इस इतना एरिया जब हमने ले लिया तो इस एरिया का प्रेशर तो कांस्टेंट है इतने टाइम तक जितना हमने एरिया काटा। कितना एरिया काटा? कि जब प्रेशर हमारा इतने से एरिया के लिए कांस्टेंट था और उसकी वॉल्यूम में चेंज बहुत थोड़ा सा था। ठीक है, तो प्रेशर इतनी स्ट्रिप का कितना हो गया? P हो गया, चेंज इन वॉल्यूम आपका हो गया DV। ठीक है, तो स्ट्रिप का एरिया कितना आ गया आपका? स्ट्रिप का एरिया आ गया PdV। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क भी स्मॉलर वर्क डन लेना है हमें, तो हम लिखेंगे मोड DW इज इक्वल टू PdV। मोड DW इज इक्वल टू PdV। अब हमें क्या करना है कि ये बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए है, तो हम इसको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, यहीं पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों साइड हमने क्या लगाया? इंटीग्रेशन का साइन लगाया। ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन है, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन है आपका। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या करना है हमें? टोटल वर्क इक्वल होता है टोटल एरिया के। तो टोटल वर्क कितना आया? टोटल वर्क है आपका मोड ऑफ वर्क इज इक्वल टू PdV इंटीग्रेटेड V1 टू V2। यहाँ का जो W का D है वो हमारा यहाँ से हट गया। क्यों? क्योंकि हमें वर्क में चेंज नहीं देखना है, हमें तो टोटल वर्क देखना है। चेंज तो किस में है? वॉल्यूम में है। और दूसरी बात ये रही, इंटीग्रेटेड साइन से जब डिफ्रेंशिएशन कटता है तो ये साइन हट जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड साइन से आपका D यानी कि डिफ्रेंशिएशन कट हो गया। तो ये आपका बचा मोड ऑफ W इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड PdV V1 से V2, यानी कि कितना वर्क डन किया गया? इतना वर्क डन किया गया कि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंज DV है, और वो DV चेंज कहाँ से कहाँ तक है? V1 से लगाकर V2 तक हमने इतना स्मॉलर चेंज निकाला। ओके, तब एट ए वेरिएबल प्रेशर हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटेड PdV V1 टू V2। ओके, ये इक्वेशन आपकी जो है वो एट वेरिएबल प्रेशर के लिए लगाई जाएगी। ठीक है, अधिकतर ये इक्वेशन आप किसी भी कंडीशन में लगा सकते हैं। ठीक, अब आता है वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वर्क डन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कैसे कैसे है? अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की या आइसोबारिक की, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो वही इक्वेशन है जो पीछे थी, यानी कि गैस एक्सपेंड इक्वेशन जो है, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V।
आइसोकोरिक की बात करें तो आइसोकोरिक के लिए डेल्टा वी जो है आपका वो 0 हो जाता है। तो जब डेल्टा वी 0 हो गया तो ऊपर वाली इक्वेशन में जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0, तो यानी कि डब्ल्यू आपका 0 हो गया। आइसोबारिक तो वही है, ऊपर वाली इक्वेशन सेम। आइसोथर्मल ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपके लिए पूरा एक डेरिवेशन है। आइसोथर्मल यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको देखिएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो एक्सपेंशन होता है गैसेस में। यहाँ पर आइए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/V के, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन है आपकी P1V1 = P2V2। अब यहाँ पर क्या है, ये एक छोटा सा कर्व दिखाया गया है जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, यानी कि वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है, तो प्रेशर आपका डिक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ पर ये गैस इक्वेशन दी गई है PV = nRT। यहाँ पर P क्या है, P एक्सटर्नल की बात हम करेंगे, P एक्सटर्नल की बात हम करेंगे तो P एक्सटर्नल V = हो गया आपका nRT। तो ये तो रही आपकी कर्व की बात, ये अभी यूज़ होगा। उसके बाद है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम दो टाइप्स के पढ़ेंगे, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। अगर हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन आती है। एक आती है W = nRT log E base V2/V1, ठीक है। या इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके रख देते हैं, क्योंकि जो log E base है इसको हम log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो जब log बेस E को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया आपका W = -2.303 RT log बेस 10 V2/V1। N तो हमारा 1 मोल के लिए आ गया, ठीक है। N की वैल्यू हमारे इसलिए नहीं आई यहाँ। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है कि ये फॉर्मूले हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। अब ये फॉर्मूले कैसे आए वो हमें ये देखना है। स्टूडेंट, हमने यहाँ एक सिस्टम लिया है, ठीक है। उसमें क्या भरी है, गैस। ऊपर की तरफ एक पिस्टन लिया है, ठीक है। इसमें जो गैस का प्रेशर है वो Pg है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो P एक्सटर्नल है। इस सिस्टम की जो एक आउटर लेयर है वो हमने एक परफेक्टली कंडक्टिंग से बनाई है, परफेक्टली कंडक्टिंग से। अब इसका काम क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। परफेक्टली कंडक्टिंग से बनाई है, ओके। अब ऊपर जो ये पिस्टन वाला लगा हुआ था, इस एरिया पर हमने ये जो छोटे छोटे आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही स्मॉल मासेस हैं, वेट हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे वेट, जिनका जो वज़न है वो 1 ग्राम से भी बहुत कम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनको ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है जो कि आपका P एक्सटर्नल है। इन छोटे छोटे मासेस को 1 बाय 1 हमें रिमूव करना है। तो पहले जब हमने एक मास को हटाया, एक वेट को हमने क्या करा, रिमूव करा, तो वहाँ पर क्या हो गया कि P एक्सटर्नल जो है वो कम हो गया। जब हमने वेट हटा दिया तो ऊपर वाला प्रेशर जो ऊपर से लग रहा था पिस्टन के द्वारा, तो वो तो आपका कम हो गया, तो P एक्सटर्नल छोटा हो गया और गैस का प्रेशर आपका ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में Pg आपका कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि P एक्सटर्नल प्लस dP, यानी कि उसमें बहुत ही स्मॉल चेंज हो गया। अब क्या है कि जैसे ही हमने ये गैस जो है वो आइडल गैस है, जैसे ही हमने इसको एक मास को रिमूव करा था तो जब P एक्सटर्नल आपका कम हो गया तो गैस क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई। जब गैस एक्सपेंड करती है तो वो ठंडी हो जाती है, यानी कि गैस एक्सपेंड इट कूल, ठंडी हो गई। जब गैस ठंडी हो जाती है तो टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर आपका कम हो गया तो गैस एब्जॉर्ब हो गया। तो लेकिन अब क्या है कि हमने ये कहा है ऊपर टॉपिक में कि आइसोथर्मल है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर आपका जो ये टेम्परेचर फॉल हो गया है, यानी कि टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ हो गया है, तो ये कैसे हो गया। तो इसके लिए हमने एक अरेंजमेंट किया था पहले ही। हमने जो कंटेनर की या सिस्टम की आउटर कवरिंग थी वो एक परफेक्टली कंडक्टिंग से बनाई थी। तो जब भी इस सिस्टम का मास को रिमूव करने पर प्रेशर डाउन होगा या डिक्रीज़ होगा तो ये जो लेयर है
वो आपकी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी तो आपका जो वो टेम्परेचर था वो फिर से वही उसी कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो गैस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो ये काम है परफेक्टली कंडक्टिंग का। अब क्या करना है कि हमें क्या करना है कि ये जो है आपका इक्वेशन देनी है, ठीक है। इक्वेशन क्या थी आपकी, ऊपर वाले जो आपने लास्ट पढ़ा है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल DV इंटीग्रेटेड V1 टू V2, ये थी जो ऊपर आई थी आपकी। अब इसी इक्वेशन को क्या करना है कि P एक्सटर्नल यहाँ पर आ जाइए। यहाँ हमने P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या निकाली है, nRT, क्या निकाली है, nRT। तो ये जो आपका V है वो तो नीचे चला जाएगा, तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा nRT अपॉन V, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस, इंटीग्रेटेड का साइन लगाएंगे, nRT dV अपॉन V, V1 से V2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी P एक्सटर्नल की। ओके, अब क्या है, N, R और T ये दोनों ही क्या है, तीनों ही कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो हम इनको बाहर ले आते हैं। तो ये आ गया आपका माइनस nRT इंटीग्रेटेड dV अपॉन V इन V1 टू V2। ओके, अब क्या करना है, अब देखिए इसको, माइनस nRT, यहाँ पर T आपका मिस हो गया है, इसको लगा लेना, माइनस nRT log E बेस V2 माइनस log E बेस V1। ओके, हमने इसको मॉडिफाई कर लिया। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस nRT log बेस E V2 अपॉन V1। ओके, इस log E बेस को log बेस 10 में चेंज कर लीजिए, तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 V2 अपॉन V1, ठीक है। ये है आपकी वॉल्यूम्स की टर्म में ये इक्वेशन। लेकिन अगर हम इसको प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर भी तो क्या है, प्रेशर को भी तो हम चेंज कर सकते हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा ही चेंज हो। प्रेशर की टर्म्स में अगर हमें इसको लिखना है तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log बेस 10 P1 अपॉन P2। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए। किस किस की टर्म्स में, एक आपकी वॉल्यूम की टर्म्स में है और एक आपकी प्रेशर की टर्म्स में। अब बात आती है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल किस किस कंडीशन में होगा, वो तो रिवर्सिबल हो रहा था कि हमने वेट हटाया, वॉल्यूम अपना बढ़ गया, लेकिन फिर वही क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। इसमें आता है, फर्स्ट आता है आपका वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि फ्री एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट देखो, वैक्यूम में क्या है कि जहाँ अगर हम किसी सिस्टम को वैक्यूम में रख दें तो वैक्यूम में कोई एयर वगैरह तो होती नहीं है, ठीक है, कोई वहाँ पर प्रेशर नहीं होता एक्सटर्नल। तो उस सिस्टम को जब हमने वैक्यूम में रखा तो वहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर तो जीरो है, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो। तो जब वहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो फिर W भी तो आपका जीरो हो गया, तो वहाँ पर कोई वर्क नहीं है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में कि जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर वेरी वेरी लेसर देन P गैस, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा कम हो, तो आपका होता है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, वही इक्वेशन आएगी। हम इसको इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन भी बोलते हैं और वैक्यूम वाले को फ्री एक्सपेंशन, ठीक। तो आपके इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए केवल यही दो फॉर्मूले आएंगे। वैक्यूम के लिए इतना आएगा, और जब एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम होता है तब आपका ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी में आइए। व्हाट इज एंथैल्पी? It is defined as the total heat content of the system. It is equal to the sum of internal energy and pressure volume work, यानी कि PV work. It is a state function. यानी कि एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट है वो आपकी एंथैल्पी होती है, और ये जो इक्वल होती है वो आपकी इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क के सम के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन है जो कि सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है, नॉट ए पाथ। तो H इज इक्वल टू होता है आपका U प्लस पी वी,
इसको हम H से डिनोट करते हैं एंथैल्पी को, और H इज इक्वल टू होता है U प्लस पी वी। हेयर U इंटरनल एनर्जी एंड पी वी वर्क है आपका, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो आपका वॉल्यूम होता है। हीट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो हीट चेंज है वो आपकी डेल्टा H होती है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू होता है आपका डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ कांस्टेंट है, तो चेंज इंटरनल एनर्जी में कितना आएगा आपका डेल्टा U आएगा, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है नहीं, तो वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा डेल्टा V। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V के। द चेंज इन एंथैल्पी में भी एक्सप्रेस, हम एंथैल्पी चेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू समीशन HP माइनस समीशन HR, यानी कि टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा U एंड डेल्टा H, ठीक है, यानी कि आपका इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में हमें रिलेशन देखना है। इसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस विच इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रोसेस आइसोथर्मल है और किस पर है वो, कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर इस प्रोसेस में दोनों ही कांस्टेंट है। VA is the total volume of the gaseous reactant and VV is the total volume of the gaseous product. NA or NB is the total number of moles of masses of reactant and product. तो फॉर ए अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन, आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू N R और T, ठीक है। तो अगर हमें ये आइडल गैस इक्वेशन रिएक्टेंट के लिए लिखनी है तो हम रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, PVA इज इक्वल टू NART। ओके, प्रोडक्ट के लिए लिखनी है तो PVV इज इक्वल टू NBRT, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या है PVA इज इक्वल टू NRT, PVV इज इक्वल टू NBRT। अब क्या करना है, इनको माइनस करो, यानी कि इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन वन को माइनस करना है, तो ये हो जाएगी आपकी P तो आपका कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले लेंगे, तो P ब्रैकेट VV माइनस VA इज इक्वल टू NB माइनस NART, RT तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो इसमें चेंज कितना आया डेल्टा V, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NRT, ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब वी नो दैट, हम जानते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ओके, अब हमें क्या करना है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, ये हमारा कहाँ से आया, तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारी ऊपर इक्वेशन आई थी, यानी कि पहले जो हमारी इक्वेशन थी ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो ये जो है हमारा P डेल्टा V की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो इस P डेल्टा V की वैल्यू हम इस इक्वेशन में जब रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। ओके, तो वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन थर्ड में, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। दिस इज in this process the difference between delta H and delta U will depend upon magnitude as well as sign of delta Ng। अब इस इक्वेशन में क्या है कि डेल्टा H और डेल्टा U का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, कि वो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा या जीरो आएगा, वो डिपेंड करता है हमारा डेल्टा N की वैल्यू पर, ठीक है। डेल्टा N या डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा N होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये डेल्टा N होता है। लेकिन यहाँ पर G भी लगा है, G का मतलब क्या है कि जो आपके प्रोडक्ट हैं और जो आपके रिएक्टेंट हैं वो किस फॉर्म में होंगे, गैसेस फॉर्म में होंगे, तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा Ng लग दिया। इफ़ डेल्टा N इज इक्वल टू जीरो, अगर आपकी डेल्टा N की वैल्यू जीरो आती है तो आपका डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल होता है। और डेल्टा N की वैल्यू जीरो कब आएगी, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट के। सपोज करो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपका 1 है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट भी आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी जो एंथैल्पी है वो इंटरनल चेंज के इक्वल होगी।
इफ़ डेल्टा एन इज इक्वल टू निगेटिव, तब आपका डेल्टा एच स्मॉलर देन डेल्टा यू की। और ये कब होगा, निगेटिव कब आएगी डेल्टा एन की वैल्यू, जब आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट तो ज़्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट कम हो, तब आपकी निगेटिव आएगी। इफ़ डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगी, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो और रिएक्टेंट कम हो, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू के। तो ये आपका यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन आ गया कि आपका डेल्टा एन की वैल्यू कैसे कैसे आएगी, निगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी या आपकी जीरो आएगी। उसी के अनुसार डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस डिपेंड करेगा। ओके, अब यहाँ पर ये है कि एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच आल्सो फॉलो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। कैसे फॉलो करता है ये, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, एक्सपेंशन की केस में लीजिए डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस पी डेल्टा वी के। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर, तो ये हो गया आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, क्यू की वैल्यू निकाल लो, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, यू टू माइनस यू वन। पी आपका कांस्टेंट है, डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी निकालते हैं बी टू माइनस वी एन। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा अब क्या है कि इस जो ये पी है इसकी यानी कि ये आप करो कि जो आपके वो सेकंड टर्म्स वाले हैं यानी कि यू टू वी टू, इनको एक साइड में ले लीजिए और यू वन वी वन को आप एक साइड में ले जाइए। तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू यू टू प्लस पी वी टू माइनस यू वन प्लस पी वी वन। तो ये जो यू टू प्लस पी वी टू है वो किसके इक्वल होता है, एच टू के, और यू वन प्लस पी वी वन किसके इक्वल है, एच वन के। तो Q इज इक्वल टू हो गया आपका यू टू माइनस Q इज इक्वल टू हो गया आपका एच टू माइनस एच वन, और एच टू माइनस एच वन क्या होता है, डेल्टा एच। तो दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा एच। यानी कि इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि डेल्टा एच भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये आपकी इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन आ गई। अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हैं आपके हीट ऑफ रिएक्शन। It may be defined as the amount of heat evolved or absorbed, that is enthalpy change, when the quantity of reactants have react completely, indicated by valence chemical equation। यहाँ पर वैलेंस की V आएगा ये, ठीक है। यानी कि किसी भी वैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व करता है वो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है समीशन एच पी माइनस समीशन एच आर के। नेक्स्ट है आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट कॉन्स्टिट्यूटेंट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूटेंट्स एलिमेंट से कोई भी 1 मोल कंपाउंड बनने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपकी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है वो आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल में देखिए कि N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के फॉर्मेशन में आपकी इतनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। यानी कि डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू माइनस 46 किलो जूल पर मोल या किलो जूल मोल इनवर्स। यहाँ पर डेल्टा एच एफ क्या है, यानी कि डेल्टा एच एफ है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये माइनस में क्यों है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो आपकी हमेशा यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है वो आपकी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। अगर यहाँ पर कोई और रिएक्शन हो वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट हीट ऑफ कंबशन। It may be defined as amount of heat evolved when 1 mole of substance is completely oxidized or 1 in excess of oxygen। ठीक है, यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को ऑक्सीजन की एक्सिस में बर्न होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करनी पड़ती है वो उसकी हीट ऑफ कंबशन कहलाती है। रिलीज़ ही क्यों है, क्योंकि कंबशन की प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होती है।
तो CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस H2O, तो ये आ डेल्टा CH यानी कि हीट ऑफ कंबशन इक्वल हो गई आपके -286 किलो जूल मोल इनवर्स के। यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट टाइप है आपका हीट ऑफ फ्यूज़न। इट इज़ डिफाइंड एज हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड्स कम्प्लीटली एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी यानी कि 1 मोल ऑफ सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में कम्प्लीटली कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है वो उसकी हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल है H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पर इसकी जो डेल्टा H यानी कि डेल्टा फ्यूज़न H है वो आपकी है 6 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट है आपका हीट ऑफ इवेपोरेशन। हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड्स चेंज इनटू वेपर्स कम्प्लीटली एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या 1 मोल लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जितने वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट ऑफ अमाउंट एब्जॉर्ब करता है वो उसकी हीट ऑफ एवेपोरेशन होती है। ठीक है, तो ये आपका H2O लिक्विड H2O गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और 4 किलो जूल मोल इनवर्स हीट एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है हीट ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से गैसेस या वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है वो उसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। आयोडीन सॉलिड से आयोडीन वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 770 किलो जूल मोल इनवर्स हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका हेज लॉ। क्या है स्टूडेंट? हेज लॉ के अकॉर्डिंग देखिए ये है कि कोई रिएक्शन आपकी एक स्टेप में हो या वो डिफरेंट स्टेप में हो। ठीक है, एक स्टेप में हो या डिफरेंट स्टेप में हो, उसकी जो एंथैल्पी चेंज होती है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि जितनी आपकी एंथैल्पी चेंज 1 स्टेप के लिए होगी उतनी ही एंथैल्पी चेंज जो है वो रिएक्शन एक या एक से ज़्यादा स्टेप में हो उसके लिए होगी। जैसे इट स्टेट दैट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन रिमेन्स द सेम वेदर रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन 1 स्टेप और सेवरल स्टेप। यानी कि कोई भी रिएक्शन वो एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो, उसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो आपकी सेम रहती है। जैसे एग्जांपल में C+O2 बना आपका CO2, इसके लिए जो आपकी एंथैल्पी चेंज आई है वो यानी कि डेल्टा H बनाई है -393 किलो जूल मोल इनवर्स। अब यही रिएक्शन क्या है वो 2 स्टेप में हो रही है, यानी कि C+12O2 एरो CO, इसके लिए डेल्टा H2 की वैल्यू -110 किलो जूल मोल इनवर्स। सेकंड स्टेप क्या है? CO प्लस हाफ O2 है, यहाँ हाफ O2 ये किस में बदल गया? CO2 में। सेकंड स्टेप है तो इसके लिए जो चेंज आई है वो 283 किलो जूल मोल इनवर्स आई है। अब क्या करना है कि H1 इक्वल है यहाँ पर H2 प्लस H3 की। H2 की वैल्यू कितनी है? -110 और H3 की वैल्यू कितनी है? -283। तो ये इक्वल आ गई। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या 2 स्टेप में हो, उसका जो आपका एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन है इसकी। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन डेल्टा H ऑफ दोज रिएक्शन विच कैन नॉट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये उन रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है हेज लॉ जिसके लिए हम एंथैल्पी चेंज की वैल्यू या डेल्टा H की वैल्यू जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन डेल्टा H ऑफ दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस स्लोली। यानी कि जो रिएक्शन हमारी स्लोली होती है उनके लिए भी हम इस एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एंट्रोपी। ये देखिए, दिस इज थर्मोडायनेमिक फंक्शन यूज टू एक्सप्रेस एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर इन ए सिस्टम। It is usually represented by S. Entropy is a measure of randomness और disorder of the system. यानी कि किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डर या रैंडमनेस को जो है वो एंट्रोपी से मेज़र किया जाता है। किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस क्या है? एंट्रोपी ही है।
ठीक है, यानी कि रेंडमनेस और डिसऑर्डर को ही एंट्रोपी कहा गया है। तो किसी भी सिस्टम की रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस जितनी ज़्यादा होती है, एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेटर द रेंडमनेस द हायर इज़ द एंट्रोपी। रेंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी, एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, entropy evidently of a given system, the crystalline solid state has the lowest entropy, the gaseous system has the highest entropy and the liquid state has the entropy between two। यानी कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो उसकी एंट्रोपी बहुत कम होती है और गैसेस की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है, और लिक्विड की जो एंट्रोपी होती है वो दोनों के बीच की होती है। क्योंकि स्टूडेंट्स सॉलिड्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही सटे हुए यानी कि एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब वे क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलता और वो क्या करते हैं, उनके अंदर रेंडमनेस 0 होती है। तो इसलिए क्या होता है कि उनकी एंट्रोपी बहुत कम होती है। लेकिन गैसेस में क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा रेंडमनेस रहती है क्योंकि उनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है गैसेस, और लिक्विड में इन दोनों के बीच की होती है। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर थस द ऑर्डर ऑफ रेंडमनेस और एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यहाँ पर आपका ये डायग्राम में शो किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो गैसेस में एंट्रोपी की वैल्यू हाई होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है। यहाँ पर ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करा गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी लाइक इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज। यानी कि आपकी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की तरह ये भी स्टेट फंक्शन होती है। इसकी अगर किसी सिस्टम में एंट्रोपी चेंज होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो एंट्रोपी चेंज कहलाती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एस से। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है S2 माइनस S1। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए अगर हमें देखना है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है समीशन S प्रोडक्ट माइनस S रिएक्टेंट, यानी कि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर दो एक पॉइंट दिए गए हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो ये डिस्क्राइब करता है इसमें कि किसी भी सिस्टम को हीट देने पर उसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब हम किसी भी गैसेस सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है तो उनकी रैंडमनेस भी इंक्रीज़ करती है, और रैंडमनेस जितनी इंक्रीज़ करेगी एंट्रोपी उतनी ही इंक्रीज़ करेगी। तो द एंट्रोपी चेंज में बी अराइव्ड एट एज फॉलो। फर्स्ट है आपका व्हेन ए सिस्टम एब्जॉर्ब हीट द मॉलिक्यूल starts moving faster because kinetic energy increase, hence the disorder increase. Move the heat more the heat absorbed, greater is the disorder. Okay, यानी कि जितनी हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी डिसऑर्डर उतना ही होगा और एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट ए लो टेम्परेचर द डिसऑर्डर इज मोर देन एट ए हायर टेम्परेचर। यानी कि कोई सिस्टम सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर वो दो तरीके से करता है, एक तो वो लो टेम्परेचर पर करता है और एक वो हाई टेम्परेचर पर करता है। लेकिन जब वो लो टेम्परेचर पर करता है तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ एट हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें प्रेजेंट सारे ही मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो केवल सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल ही हीट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी इंक्रीज नहीं करती। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि टेम्परेचर आप जितना कम रखेंगे डेल्टा एस की वैल्यू उतनी ही हाई होगी, और टेम्परेचर जितना आप कम करेंगे मतलब ज़्यादा करेंगे डेल्टा एस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इनमें क्या है, थोड़ा सा क्रॉस इरिवर्सिबल रिलेशन है। डेल्टा एस ज़्यादा होने पर टी कम होता है, और डेल्टा एस हमारा कम कब होगा, जब टी हमारा ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि यूज़फुल वर्क एनर्जी, जिसका मतलब होता है
It is defined as the maximum amount energy available to a system during a process that can be converted into useful work. ठीक है, ये वो किसी भी सिस्टम की वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम को यूज़फुल वर्क करने के लिए अवेलेबल कराई जाती है. ठीक है, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल वर्क. इट इज़ ए मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू यूज़फुल वर्क. यानी कि यूज़फुल वर्क करने के लिए कितनी एनर्जी हमारी यूज़ हुई वही गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है. मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, हम इसको रिप्रेजेंट जी से करते हैं, कैपिटल जी से. तो हेयर आर ए जी इज इक्वल टू टी एच माइनस टी एस. जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, वेयर जी गिफ्ट फ्री एनर्जी, एच एंथैल्पी, टी आपका टेम्परेचर और एस आपका एंट्रोपी. ओके, तो यहाँ पर टी आपका टेम्परेचर, जी आपका गिफ्ट फ्री एनर्जी. और फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस, अब अगर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें कोई सिस्टम जब आपका फर्स्ट स्टेट में है तो उसकी गिफ्ट फ्री एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? गिफ्ट फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1. ये इनिशियल स्टेट के लिए आ गई. अब इसकी क्या कर दो, स्टेट चेंज कर दो, तो ये G2 इज इक्वल टू हो जाता है H2 माइनस TS2. ये आपकी फाइनल स्टेट के लिए आ गई. तो अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, यानी कि G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 और माइनस टी तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, S2 माइनस S1. तो ये हो जाता है आपका डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. दैट इज़ ए गिफ्ट फ्री एनर्जी इक्वेशन. ओके, डेल्टा इज चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम and delta S change in entropy of a system. So the equation delta G is equal to delta H minus T delta S is also known as Gibbs free equation या Gibbs Helmholtz equation भी कहलाई जाती है. ओके, तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के जो टॉपिक थे ये आपके कंप्लीट हो गए हैं. इसमें जो आपके टॉपिक बचे हैं वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे. ठीक है, ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गया है. इसके क्वेश्चंस कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो आपको खुद करने हैं. मैंने प्रैक्टिस वर्क में लिख दिया है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं. आपको सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं करनी है क्योंकि टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आपके रिड्यूस होंगे. ठीक है, तो जो क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड हैं वो मैंने प्रैक्टिस वर्क में नोट डाउन कर दिए गए हैं. प्रैक्टिस वर्क आपको PDF में अवेलेबल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.